गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उस घर के आंगन में अंगीठी जल रही थी और उसके पास बैठे थे रामदास। उम्र करीब 62 साल, सफेद दाढ़ी, सिर पर ऊनी टोपी, लेकिन आंखों में अब भी पुराने किस्सों की चमक जिंदा थी। अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला। ठंडी हवा के साथ उनके 2 पोते पोती अंदर भागते हुए आए, मोहित और रिया। मोहित हांफते हुए बोला, बाबा बाबा, आज फिर से कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। फिर रिया तुरंत बोली, हाँ बाबा, वही कहानी जिसमें वो दुकान वाला लोगों की बलि देकर काला जादू करता है। रामदास बाबा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अंगीठी में लकड़ी का एक टुकड़ा डाला। आग की लपटें तेज हुईं और कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। तभी बाबा धीरे से बोले, ठीक है, पर जो किस्सा मैं अब बताने जा रहा हूं ना, वो कोई बनावटी कहानी ना है, यो इसी गांव की सच्ची घटना है। इतना सुनते ही दोनों बच्चों के चेहरे पर उत्साह और डर दोनों साथ दिखाई देने लगे। रघुवीर एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। ट्रांसफर होने की वजह से आज वो अपनी पत्नी के साथ इस नए गांव में पहुंचा था। चारों तरफ उस समय गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ऊपर से सर्दियों का घना कोहरा परत दर परत नीचे उतर रहा था। अब बताओ तो रात में खाओगे क्या? आटा तो लाई नहीं। हर वक्त इतनी जल्दी करते हो, एक बार सामान समेटते समय देख तो सकते थे। बोलो अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं बाहर देख आता हूँ, जरूर कोई दुकान मिल जाएगी। पत्नी को घर पर छोड़कर वो कोहरे से ढकी गांव की सड़क पर आगे बढ़ने लगा। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कभी सुनाई दे रही थी। चलते चलते रघुवीर सोच रहा था, इस सुनसान गांव में दुकान मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर शायद क्या पता मिल जाए। अचानक सड़क के ठीक बाईं ओर एक लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वही पुरानी थड़ी वाली दुकान थी। रघुवीर रुक गया। अरे, यही दुकान तो रास्ते से आते वक्त हमने देखी थी। उसके सामने लगभग 40-50 साल का एक आदमी खड़ा था। रंग गहरा सांवला था और चेहरा घनी काली दाढ़ी मूछों से भरा हुआ। उसके लंबे बिखरे हुए बाल कंधों तक गिर रहे थे, जैसे कई दिनों से उसने उन्हें ठीक से संवारा ही ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की लेकिन मीठी मुस्कान टिकी हुई थी। आइए बाबू, आइए, मेरी दुकान में आपका इंतजार ही कर रहा था। रघुवीर थोड़ा चौंक गया, फिर भी हिम्मत जुटाकर जैसे ही वो दुकान के दहलीज तक पहुंचा, उसकी नजर सामने ठीक बीचों बीच पड़े एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी। घड़ा अजीब तरह से काला पड़ा था और उसके चारों तरफ जली हुई राख जैसी काली परत जमी हुई थी। वो आदमी, जिसका रंग बिल्कुल काला था मगर चेहरे पर अजीब मीठी मुस्कान थी, वो बोला, उफ, ये घड़ा, बाबू जरा पैर से हटा दीजिएगा, मैं अभी गले से उठ नहीं सकता, नहीं तो मैं खुद ही हटा देता। ये घड़ा ठीक है, हटा रहा हूं। वो पैर से जैसे ही घड़े को धकेलता है, घड़ा थक की आवाज के साथ लुढ़क कर टूट जाता है। टूटे हुए घड़े के टुकड़ों के बीच अचानक कुछ सूखी हड्डियों के टुकड़े और कुछ पुराने राख जैसे काले दाने दिखाई दिए, जैसे वे कई सालों से वहीं पड़े हों। उसी पल हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल गई। रघुवीर को यह सब देखकर अजीब सा लगा। ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं बाबू, बस पुराना घड़ा पड़ा था, अभी हटाने वाला ही था। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आटा है आपके पास? 2 किलो दीजिए। जी बाबू, आपके लिए सबसे बढ़िया आटा दूंगा। ये कहकर वो दुकान के कोने से चमकदार, लगभग बिल्कुल नए जैसा एक थैला लाया और रघुवीर के हाथ में पकड़ा दिया। अरे रहने दीजिए बाबू, इसके पैसे नहीं चाहिए, आप खुश रहिए, वही मेरे लिए बहुत है। अरे काका, पैसे क्यों नहीं लेंगे? नहीं, पैसे तो मैं जरूर दूंगा। अरे बाबू, आप मेरी दुकान पर आए, यही मेरी खुशी है। जो चाहिए हो शाम के बाद आकर ले जाइएगा, ठीक है? थोड़ा रुककर वो और भी नर्म आवाज में कहता है, मेरा नाम विक्रम है, वैसे तो सब मुझे विकराल ही कहते हैं। ठीक है विकराल काका, फिर आऊंगा मैं, अभी चलता हूँ। दुकान से बाहर निकलकर जैसे ही रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा, अचानक उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लालटेन की रोशनी में बूढ़ी की परछाई अस्वाभाविक रूप से बहुत लंबी होकर जमीन पर फैलती दिख रही थी। रघुवीर ज्यादा ध्यान न देकर आटा का थैला लेकर तेजी से चल पड़ा।
उसे खुद नहीं पता था कि वो किस जगह से घर वापस जा रहा है। सुबह होते ही रघुवीर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। कुल्लू पोस्ट ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। बड़े साहब, अगर इजाजत हो तो आज मैं थोड़ा जल्दी घर चला जाऊं। क्यों, क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों? असल में साहब, कल रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि पूरे गांव में डर फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि 30 साल पुराना आतंक शायद फिर से जाग गया है। इसलिए कह रहा हूँ, अंधेरा होने के बाद बाहर रहना ठीक नहीं। मैं तो जरा जल्दी घर चला जाऊंगा, आप बस बाकी सामान का ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ना साहब, ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालना ठीक नहीं होता। आप भी सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाइएगा। रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। रघुवीर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो बस चुपचाप बैठ गया और शाम होते ही घर वापस लौट गया। सरला उसे देखते ही बहुत खुश होकर कहती है, अरे इतनी जल्दी लौट आए, चलो अच्छा ही हुआ। आज नहीं तो कल, लेकिन शाम के वक्त उस दुकान से सामान ले आना पड़ेगा। ठीक उसी समय बाहर से एक अनजान आवाज सुनाई देती है। पोस्ट मास्टर बाबू हैं क्या घर पर? अरे ओ पोस्ट मास्टर बाबू, आप घर पर हैं? रघुवीर बाहर निकलकर देखता है तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके साथ एक जवान लड़का भी खड़ा था। अधेड़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते बड़े बाबू, हम आपके बगल वाले घर में ही रहते हैं। सोचा जरा जान पहचान बढ़ा ली जाए। आखिर गांव के इकलौते पोस्ट मास्टर हैं आप, सबको पहचानना भी तो पड़ेगा, है ना? बातों ही बातों में उस आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। लेकिन याद रखना, शाम ढलने के बाद बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पता नहीं कैसे 30 साल पहले का वो डर फिर से इस गांव में जाग गया है और अब पूरे गांव पर एक बड़ा साया मंडरा रहा है। पहले इस गांव में आखिर हुआ क्या था? सुबह पोस्ट ऑफिस के लड़के के मुंह से भी कुछ अजीब सी बातें सुनी थी मैंने। जरा साफ साफ बताइए ना, आखिर बात क्या है? असल में बाबू, इस गांव में विकराल नाम का एक आदमी रहता था। उम्र कोई 35-40 साल के आसपास होगी। दिखने में तो बड़ा सीधा और मीठा बोलने वाला था, इसलिए गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। सड़क किनारे उसकी एक छोटी सी दुकान थी और उसके अच्छे स्वभाव की वजह से वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन फिर एक रात अचानक गांव का एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बहुत तलाश हुई पर उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई आदमी या औरत गायब होने लगी। देखते ही देखते 3-4 लोग इसी तरह लापता हो गए। फिर एक रात गांव के ही एक आदमी ने विकराल को उसकी दुकान के पीछे काला जादू करते हुए देख लिया। वहां पास के गांव का एक आदमी बेहोश पड़ा था। साधना पूरी होते ही वह उसकी बलि देने वाला था। तभी गांव वालों को समझ में आया, अब तक जितने भी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे, उनके पीछे विकराल का ही हाथ था। अरे बाप रे, ये तो सच में भयानक है। उसके बाद क्या हुआ? गांव वाले गुस्से से पागल हो चुके। सबने मिलकर विकराल को उसकी ही दुकान के सामने घेर लिया। भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लाठियां, पत्थर, लात घूंसे, कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। इतनी मार पड़ी कि गंभीर चोटों की वजह से आखिरकार विकराल ने वहीं दम तोड़ दिया। उस रात गांव में सन्नाटा छा गया। फिर गांव के एक बूढ़े सन्यासी के कहने पर विकराल का दाह संस्कार उसी की दुकान के नीचे कर दिया गया और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बांधने के लिए दुकान के सामने एक मिट्टी की हांडी रख दी गई। लेकिन अब असली खतरा यह है कि 30 साल से रखी वो हांडी किसी नासमझ ने तोड़ दी है और हांडी के टूटते ही विकराल की आत्मा फिर से आजाद हो गई है। कल रात उसने रास्ते से गुजर रहे एक आदमी को पकड़कर जमीन पर पटक दिया था। वही आदमी आज सुबह पूरे गांव वालों को बता रहा था कि विकराल ने उसे मारा नहीं, बस इतना कहा, तुझे छोड़ रहा हूं, गांव जाकर सबको बता दे, मैं वापस आ गया हूं, अब धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म करूंगा। बताइए बाबू, कितना भयानक है ये। आप शहर से आए हैं, इसीलिए आपको यह सब पता नहीं था। इसीलिए कह रहे हैं शाम के बाद घर से बिल्कुल भी मत निकलना।
उस आदमी की आखिरी बातें रघुवीर के कानों तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि अब तक सब कुछ उसके सामने साफ हो चुका था। वो एक धोखे का शिकार हुआ था। विकराल ने अपने मीठे व्यवहार से उसे बहकाया और अपने बंधन को आजाद करवा लिया। सीधी बात यह थी कि रघुवीर की गलती की वजह से अब पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा था। रघुवीर समझ गया कि इस समय इस आदमी को पूरी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर हालात और भी बिगड़ सकती हैं। अरे बाबू, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस शाम के बाद बाहर मत निकलिएगा, बस इतना ही काफी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो इतना बड़ा खतरा खड़ा हुआ है, इसे कहीं ना कहीं मैंने ही बुलाया है। यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये सब मुझसे अनजाने में हो गया। अरे आप साफ साफ बताइए ना, आखिर बात क्या है? मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? मुझ पर भरोसा रखिए, बताइए आखिर हुआ क्या है? रघुवीर ने इस गांव में आने के बाद से अब तक जो कुछ भी किया था सब कुछ उसे बता दिया। शाम को घर में आटा न होने की वजह से दुकान पर जाना, विकराल का मीठा व्यवहार और उसके कहने पर उस मिट्टी की हांडी को गंदा समझकर पैर से दूर हटा देना। रघुवीर ने सारी बात साफ साफ बता दी। ये सुनते ही वो आदमी घबराकर बोला, तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी नासमझी ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया है। बड़े बाबू, आप समझ भी नहीं पा रहे कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रघुवीर की आवाज कांपने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब तो भगवान ही हम सबको बचा सकते हैं, लेकिन याद रखना, शाम ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर दोनों चुपचाप अपने अपने घर की ओर लौट गए। उस रात रघुवीर उन दोनों लोगों की चेतावनी याद करके घर से बाहर नहीं निकला। वो डर के मारे पूरे समय घर के अंदर ही बैठा रहा। बाहर गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और रघुवीर का दिल हर छोटी सी आवाज पर जोर जोर से धड़कने लगता था। अगली सुबह रघुवीर पोस्ट ऑफिस चला गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कुल्लू पहले से ही बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रघुवीर को देखते ही कुल्लू जल्दी से उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, बड़े साहब, हमने सुना है कि बीती रात जो हुआ उसके पीछे आप ही हैं। गांव में सब यही कह रहे हैं कि उसी घटना के बाद विकराल की आत्मा फिर से भटकने लगी है और इसके पीछे आप ही है। क्या ये सच है? कुल्लू की बात सुनकर रघुवीर एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। कुल्लू, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस हांडी का इससे कोई संबंध है। अगर सच में मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रघुवीर की आवाज में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। लेकिन बड़े साहब, अब आपको बहुत संभल कर रहना होगा। आप भी और सरला मैम साहब भी अपना खास ध्यान रखिएगा। हालात ठीक नहीं है। अब आगे क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर कुल्लू धीरे धीरे वहां से चला जाता है। रघुवीर वहीं खड़ा रह जाता है। उसके मन में डर और बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। इधर गांव के चौराहे पर रघुनाथ की छोटी सी चाय की दुकान अभी भी खुली थी। वहां बैठे थे रघुनाथ और वो दो आदमी जो रघुवीर के पड़ोसी थे, जो रघुवीर से मिलने गए थे। रघुनाथ और वे दोनों गप्पे मार रहे थे कि तभी दूर से कोई दौड़ता हुआ आता देखा। वो था पप्पू, गांव का लड़का। सांस फूल रही थी। अरे बेटा पप्पू, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहा है? पीछे कोई है क्या? काका, फिर लाश मिली है विकराल की दुकान के किनारे। लाश? अचानक 30 साल बाद फिर से लाशों का मिलना? जरूर वो वापस आ गया काका। हाँ बेटा, ये सब उसी का आतंक है। किसका काका? विकराल। वो फिर से जिंदा हो गया है पूरे 30 साल बाद। लेकिन कैसे? ये सब गांव में आए उस नए मूर्ख पोस्टमैन की गलती है। उसी ने अनजाने में उसे फिर से जगा दिया। लेकिन काका, अगर वो इसी तरह लोगों को मारता रहा तो एक दिन पूरा गांव ही उजड़ जाएगा। यही डर तो सबको खा रहा है बेटा। अगर उसे रोका नहीं गया तो ये गांव सच में तबाह हो जाएगा। परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? इसी तरह से ये सब चलता रहा तो फिर अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। ये सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर फिर रघुनाथ बोला, ठीक है काका, सुबह पंचायत रखते हैं, जिससे कुछ ना कुछ निवारण जरूर निकलेगा। इधर सरला घर के बाहर अकेली खड़ी थी
और बेचैनी से रघुवीर का इंतजार कर रही थी। अंधेरा होने से पहले ही रघुवीर घर लौट आया। जैसे ही वो घर के आंगन में पहुंचा, सरला उसे देखकर राहत की सांस लेते हुए बोली, अच्छा किया आपने जो अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आए। हाँ सरला, आज डाकघर में भी कोई खास काम नहीं था और गांव वालों की चेतावनी की वजह से भी मैं अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आया। कुछ देर बाद दोनों ने साथ बैठकर रात का खाना खाया और फिर थकान के कारण अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। रात करीब 12 बजे का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और दूर से उल्लू की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रघुनाथ अपने झोपड़े में सो रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर रघुनाथ आधी नींद में उठे और मन ही मन बोले, इतनी देर रात 12 बजे कौन आ सकता है? कुछ देर तक वो ऐसे ही लेटे रहे। तभी दरवाजे पर फिर से जोर से दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। तो काका की आवाज लग रही है। कुछ पल सोचकर रघुनाथ बोले, लगता है काका मुसीबत में है, मुझे देखना पड़ेगा। वो लालटेन उठाकर डरते डरते दरवाजे की ओर चले। अरे कौन है बाहर? अचानक फिर आवाज आई, बचाओ जल्दी। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई। रघुनाथ काका की चिंता में डूबे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए विकराल की दुकान तक पहुंच गया। उसके मन में बस काका की ही फिक्र थी, इतनी कि उसे ये तक ध्यान नहीं रहा कि विकराल फिर से जिंदा हो चुका है। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। काका कहाँ हो? कोई है? डरो मत, मैं आ गया हूँ। तुम हो कहाँ? सिर्फ हवा की सू सू की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। गर्दन में सिहरन दौड़ गई। रघुनाथ ने गर्दन घुमानी चाहिए, पर लगा जैसे उसका शरीर अब उसके काबू में ही नहीं रहा। उसी साए ने रघुनाथ की गर्दन जकड़ ली। एक जोरदार चीख और फिर चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग रघुनाथ को ढूंढते हुए विकराल की उस दुकान की तरफ पहुंच गए और वहीं पड़ी थी रघुनाथ की लाश। उसकी गर्दन पर वही नाखून जैसे निशान थे। एक और लाश देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पप्पू दौड़ता हुआ काका के पास गया और रोते हुए बोला, काका काका। काका के बाहर आते ही पप्पू फूट फूट कर रोने लगा। काका, रघुनाथ नहीं रहे, उनकी लाश उसी मनहूस दुकान के पास मिली है। ये सुनकर काका वहीं बैठ गए और रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रघुनाथ कितना अच्छा आदमी था, लेकिन वह विकराल का साया, ये सब उसी पोस्टमास्टर की वजह से हुआ है। अब इसे रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। काका की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। गुस्से में लोग इकट्ठा होकर रघुवीर के घर की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में रघुवीर के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग आपस में गुस्से में बातें करने लगे। ये सब इसी की वजह से हुआ है। एक आदमी जोर से चिल्ला रहा, जब से ये गांव में आया है तभी से मुसीबत शुरू हो गई। इसी ने उस मटके को छेड़ा था, तभी विकराल का आतंक फिर से लौट आया है। लोग गुस्से में रघुवीर का नाम लेकर चिल्लाने लगे। कुछ लोग दरवाजा पीटने लगे। अंदर खड़ा रघुवीर ये सब सुनकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि गांव वालों का गुस्सा हर पल बढ़ता ही जा रहा था। फिर रघुवीर हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और बाहर आ जाता है। सामने खड़ी भीड़ गुस्से से उसे घूर रही थी। आप लोग बस मुझे ये बता दीजिए कि अब मुझे क्या करना होगा। अगर मुझसे गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं हर चीज करने को तैयार हूं। उसकी बात सुनकर भीड़ में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गांव के एक बुजुर्ग काका ने गंभीर आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, अगर सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। ये कहकर वो आगे बढ़ गए। रघुवीर और बाकी गांव वाले चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में सब लोग गांव के पश्चिम किनारे बने एक बूढ़े सन्यासी के घर के सामने पहुंच गए। वो सन्यासी उस समय शाम को आंगन में बैठकर साधना में लगे थे। गांव वाले उनके सामने खड़े होकर सारी बात साफ साफ बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद
सन्यासी ने गंभीर आवाज में कहा, देखो पोस्टमास्टर, उसे रोकने का एक ही रास्ता है और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। रघुवीर घबरा कर बोला, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं ये सब कर भी पाऊंगा या नहीं। डरना मत, लेकिन ये काम तुम्हें ही करना होगा। आज अमावस्या है और आज की रात ही ऐसे काम के लिए सही समय है। देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात होते ही वो अपनी दुकान से निकलकर फिर किसी बेगुनाह की जान ले सकता है। मुझे क्या करना होगा बाबा? उपाय है, लेकिन आसान नहीं। इसके लिए तांत्रिक विधि से पूजा करनी होगी। जरा सी गलती हुई तो वो और भी उग्र हो जाएगा। रघुवीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके दिल में अपनी गलती का गहरा पछतावा भी था। जो करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगा बाबा। अगर गांव को बचाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, सोच लो बेटा, ये आग से खेलने जैसा है। डर तो सबको लग रहा है बाबा, लेकिन अगर आज भी हम कुछ नहीं करेंगे तो पता नहीं कल कितने और लोगों की जान जाएगी। पूजा की रात सन्यासी ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और सख्त चेतावनी दी। जब तक तंत्र विद्या पूरी ना हो, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर बच्चों की आवाज में भी कोई बचाओ बचाओ पुकारे, तब भी पीछे मत देखना। ये कहकर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम कालाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः। अंधकार की शक्तियों, मेरे आह्वान को स्वीकार करो। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। बाबा के मंत्र पढ़ते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। खेतों की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। कुछ लोग डरने लगे तो बाबा जोर से बोले, डरो मत, बस थोड़ी देर और, कोई पीछे मत देखना। फिर बाबा ने प्रेत बाधा दूर करने के लिए दूसरा मंत्र पढ़ा। ओम क्लीं कालरूपाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे। दुष्ट शक्तियों का अंत हो, इस भूमि को शुद्ध करो, शांति स्थापित हो। मंत्र खत्म होते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद गांव में फिर कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई।